हेलो बच्चों, 11th वालों बच्चों, क्या हाल है? मजे में एकदम। तो अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया भाई? IUPAC कंप्लीट कर चुके हैं अपन। और क्या कंप्लीट कर लिया? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं अपन। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज पूछा जाता है और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये टॉपिक आपको 12th में बहुत यूज आएगा, बहुत ज़्यादा यूज आएगा बच्चों 12th में। तो क्या मतलब है इस टॉपिक का, समझते हैं पहले टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। कभी भी बच्चों कोई टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कोई नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, तो अपन ये सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं उसका नाम आइसोमेरिज्म ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसके नाम में कोई ना कोई क्या है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी चीज है। क्या मतलब है बच्चों? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। मर का मतलब होता है बच्चों यहां पर यूनिट। क्या मतलब होता है? यूनिट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मेरे पास सेम यूनिट के कंपाउंड है तो मैं उनको क्या बोलूंगा? आइसोमर बोलूंगा। अब बच्चों ये बात आती है कि यार सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ? सेम यूनिट का मतलब हुआ बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं कि विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सोचो बच्चों, अगर मेरे पास लेट सपोज ये एक कंपाउंड होता और एक मेरे पास ये कंपाउंड होता, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आइसोमर है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको सिर्फ दो चीजें ये बताई कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो यहां पर आइसोमर होंगे वो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या है? C4H10। आप गिन सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को गिनेंगे तो यहां पर क्या आएगा? C4H10। और बच्चों ये भी C4H10 ही है, आप गिन सकते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? आइसोमर होंगे। लेकिन क्या ये देखने में सेम लग रहा है? देखने में तो सेम नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या हो सकता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो? चेंज हो। तो बच्चों इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बोलूंगा कि विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्लियर हो रहा है आपको ये चीज? क्या मैं लिख रहा हूं यहां पर? अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ वो क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमर होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक ये कंपाउंड है और एक मेरे पास ये कंपाउंड है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो आप गिन सकते हो C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। और यहां भी आप कार्बन और हाइड्रोजन को गिनोगे तो यहां भी C4H8 ही आएगा। लेकिन ये देखने में एक दूसरे के क्या लग रहा है? सेम नहीं लग रहा है भाई। ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक है, ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक है। और हमने पढ़ रखा है 4 मेंबर्ड साइक्लिक बड़ी साइक्लिक होगी, रिपल्शन कम होगा। 3 मेंबर्ड साइक्लिक में छोटी साइक्लिक होगी, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, डिफर कर रही हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे। क्या क्लियर बात समझ में आती है? इस आइसोमर को देखने के लिए क्या मुझे बार बार कार्बन और हाइड्रोजन को गिनना पड़ रहा है? अगर मुझे कार्बन और हाइड्रोजन को गिनना पड़ रहा है तो इस हाइड्रोजन को गिनना ना पड़े, इसीलिए मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टार्टिंग में, जो कि बहुत फेमस है, अपने नाम से भी बहुत फेमस है, DU। DU का मतलब बच्चों ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को एक और नाम देते हैं डबल बॉन्ड
इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBE वैल्यू। क्या आपने सुन रखा है ये नाम कभी इससे पहले? तो कोई बात नहीं, अगर सुन रखा है, नहीं सुना है, तब भी अपन पूरी चीज़ें पढ़ेंगे इसको और समझेंगे क्या होती है DU और क्या होती है DBE। तो चलिए नोट करिए थोड़ा सा ये। अपन अब पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का और क्या मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लें और अपन अब शुरू करते हैं। DU अपन कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं किसी कंपाउंड की। तो अपने को क्या सीखना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक और नाम होता है क्या? DBE। तो अपन को क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DBE। बात सेम है। अब बात यह आती है कि सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम समझते क्या है? हम यहाँ पर किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को देखेंगे। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? या तो वो एल्कीन होंगी, या तो वो एल्काइन होंगी, या तो वो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, या कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए DU निकालना है, तो DU निकालने के दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है व्हेन कंपाउंड इज गिवन। व्हेन कंपाउंड इज गिवन। क्या मतलब है कंपाउंड इज गिवन का? मतलब समझिए यहाँ पर। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड है, या ये कंपाउंड है, या ये कंपाउंड है, मुझे इनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है, मुझे इनकी DU वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, क्या सोचूंगा? तो बच्चों जब मेरे पास कंपाउंड बना कर दिया होता है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ हीरोपंती वाले काम करने होते हैं। हीरोपंती वाले काम क्या होते हैं? आप सबको पता है, लड़ाई झगड़ा। हीरो होते हैं ना वो, तो हीरोपंती का काम लड़ाई झगड़ा है, सिंपल। तो आपको करना क्या है? आपको कंपाउंड में इतने बॉन्ड तोड़ने हैं, इतने बॉन्ड तोड़ने हैं कि कंपाउंड ओपन में चेंज हो जाए और एल्केन में चेंज हो जाए। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक आफ्टर इट बिकम एल्केन और ओपन। या तो एल्केन बना दो और क्या कर दो? ओपन कर दो। मतलब क्या हुआ? इतने बॉन्ड तोड़ो, इतने बॉन्ड तोड़ो कि वो किस में चेंज हो जाए? ओपन में चेंज हो जाए, और साथ ही साथ एल्केन में भी चेंज हो जाए। क्या ये एल्केन तो है लेकिन ओपन नहीं है? ओपन करने के लिए मुझे एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी बच्चों? इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी 1। क्या समझ में आ गया आपको? क्या ये कंपाउंड ओपन भी है और एल्केन भी है? क्लियर समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड की बात करें, ओपन तो है लेकिन एल्केन नहीं है। एक बॉन्ड तोड़ दो, क्या हो गया? ओपन भी हो गया और एल्केन भी हो गया। बताओ कितने बॉन्ड तोड़े? एक। तो DU कितनी हो गई? 1। क्या बहुत इजी है? हलवा है क्या एकदम? चलो फटाफट करते हैं। यहाँ एक बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, तभी ये चेंज होगा ओपन में और एल्केन में। तो क्या समझ में आया? यहाँ कितने बॉन्ड तोड़ने पड़े? 2। तो DU कितनी हो गई? 2। चलिए फटाक से बच्चों मुझे इसकी DU बताएं। क्या पहले मुझे अंदर की एल्कीन ब्रेक करनी पड़ेगी? 1 हो गई, और फिर साइक्लिक को ब्रेक करना पड़ेगा। कितनी हो गए? 2। तो बताओ इसकी DU कितनी हो गई बच्चों? 2। क्लियर है? तो अपन को कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? मुझे इतने बॉन्ड तोड़ने हैं कि कंपाउंड ओपन में चेंज हो जाए और किस में चेंज हो जाए? एल्केन में चेंज हो जाए। तो क्या आपको ये DU का पहला मेथड समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। कभी कभी क्या होता है, हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेता है और मुझे ये पता और करना होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या क्या बन सकता है। जैसे अभी आपने यहाँ पर क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर किसी की DU 1 है, अगर किसी की DU 1 है तो वो साइक्लिक बना सकता है, एल्कीन बना सकता है। क्या 2 एल्कीन बना सकता है? नहीं, क्योंकि DU कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए।
क्या कभी भी एल्काइन बना सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी भी ड्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कंपाउंड क्या क्या बना सकता है, हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एल्केन बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, या साइक्लिक बनाएगा, या साइक्लिक में एल्कीन बनाएगा, ये सब चीज़ हमें कौन बताएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब यहाँ दूसरा मेथड ये है कि हो सकता है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, लेट सपोज C4H10, लेट सपोज। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसमें एल्कीन बनेगी या साइक्लिक बनेगी या एल्केन बनेगी, आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा मेथड है, अगर आप ड्यू निकाल लो तो आपका काम हो जाए। और ड्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चों। वो मेथड क्या है? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2, वेयर C इज नंबर ऑफ कार्बन, H is number of hydrogen, N is number of nitrogen, and X is number of halogen। हेलोजन कौन कौन से होते हैं भाई? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। क्लियर है? हेलोजन होते हैं। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और डी यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर मुझसे किसी ने पूछा C4H10 रख के देखो, 4 + 1 5 माइनस H कितना है? 10, और X भी नहीं है, N भी नहीं है, तो 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 माइनस 5 0। 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब ये हुआ कि मुझे कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ने। इसका मतलब पहले से कंपाउंड किस में है? ओपन में और एल्केन में। ओपन और एल्केन में क्या बन सकता है? ये बन सकता है। सही बात है। तो इस तरीके से हमें ये बताना होता है कि यार यहाँ पे एल्कीन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एल्कीन को कम से कम तोड़ना पड़ेगा, एक ड्यू लगेगी। लेकिन एल्केन में कोई ड्यू क्यों लगेगी? नहीं लगेगी। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या? तो चलो अपन और आगे डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ड्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि अपन ने अब दोनों तरीके सीख लिए हैं। दोनों तरीके सीख लिए हैं तो अब दोनों तरीके अप्लाई करेंगे और खूब सारे एग्जाम्पल अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपने को सब कुछ सीखना है और जिसका बेस यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से उसकी सारी बातें स्टार्ट होती हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी ने ये कंपाउंड बना दिया और मुझसे किसी ने कहा इसकी ड्यू बताओ, तो जल्दी से इसकी ड्यू बताएं बच्चों। अब आपको निकालना है फटाफट ड्यू, जल्दबाजी ना करें, शुरू में थोड़ा अच्छे से करें जिससे कि गलती ना हो आपसे। क्लियर? चलिए ड्यू यहाँ पर बताएं आप। ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनकी ड्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको सब सिखाने वाला हूं। घबराए नहीं, करते रहें, काम करते रहें, घबराना बिल्कुल नहीं है। ड्यू और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हैं, उनकी भी ड्यू आपको निकालनी है। और क्या फंडा बताया मैंने ड्यू निकालने का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। माइनस कहाँ आता है? नाइट्रोजन पे। कैसे याद रखोगे? N फॉर नेगेटिव, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नाइट्रोजन। C4H8 है, ड्यू बतानी है। C4H8O है, ड्यू बतानी है। C4H9N है, ड्यू बतानी है। C4H10O है, ड्यू बतानी है। चलिए फटाफट ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, बहुत इजी है, बहुत इजी टास्क है। तो टास्क की तरह कंप्लीट करें और मुझे ड्यू बताएं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। क्या करना है आपको? इतने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इतने बॉन्ड ब्रेक करने हैं कि ये कंपाउंड किस में चेंज हो जाए? ओपन में चेंज हो जाए। और कहाँ चेंज हो जाए? एल्केन में चेंज हो जाए।
क्या पहले मुझे एल्कीन को हटाना पड़ेगा? तो 3 तो ये हो गए, और चेन को हटाने के लिए एक और तोड़ना पड़ेगा। DU कितनी आ गई? 4। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रही? पहले एल्कीन हटा लिया और फिर रिंग हटा लिया, कितनी DU हो गई? 3। क्योंकि आपको कितने बॉन्ड तोड़ने होते हैं कि कंपाउंड किस में चेंज हो जाए? ओपन में और एल्केन में। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई? समझ में आ रहा है? चलो यहां बताओ कितनी DU है? 2। यहां बताओ 2 तो एल्कीन है, 1 रिंग है, कितनी DU हो गई? 3। क्या बहुत इजी हो रहा है? बच्चों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, जब आपको रिंग लगा देता है वो अंदर, तो आपको हमेशा रिंग को ऐसे नहीं सोचना है कि हमेशा रिंग में 3 ही पाई बॉन्ड होंगे, नहीं, गड़बड़ हो सकती है। तो इसको सही करने के लिए आपको रिंग हटानी पड़ेगी और पाई बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। और पाई बॉन्ड जब लगाने हैं तो उसका तरीका क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। आप कहीं किसी भी एक जगह पर पाई बॉन्ड लगा दें, किसी भी एक जगह पर, मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया। अब आपको क्या करना है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाने। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर यहाँ लगा सकते हैं, इसको छोड़ा यहाँ लगा सकते हैं, इस वाले में इसको छोड़ा यहाँ लगाया, इसके हिसाब से यहाँ लगाया। क्या मैं पाई बॉन्ड लगा सकता हूँ? चलिए इसमें पाई बॉन्ड लगा के दिखाइए। तोड़ दिया, किसी एक जगह पे पाई बॉन्ड सेट कर दीजिए। यहाँ सेट किया तो इसके लिए यहाँ, 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 इसके लिए यहाँ। क्या किया मैंने? अल्टरनेट, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड, एक छोड़कर मैंने पाई बॉन्ड यहाँ पर लगा लिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब मुझे पाई बॉन्ड हटाने हैं क्योंकि DU निकालना, तो पहले पाई बॉन्ड तोड़ोगे। 3, 4, 5। उसके बाद 2 रिंग है, तो 1 रिंग 2 रिंग। तो बताओ कितनी DU हो गई यहाँ पर? 7। कितनी DU हो गई? 7। क्लियर समझ में आता है? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 रिंग है तो 8 9 10। कितनी DU आ गई? 10। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दें, 1 2 3 रिंग है 4, कितनी DU हो गई? 4। यहाँ पर देखें 1 2 एल्कीन हटा दी, अब रिंग हटा देते हैं तो कितनी DU हो गई? 3। तो मेरे ख्याल से आपको जब कंपाउंड बनाकर दिया होगा तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी DU फाइंड करने में। क्लियर है? तो पहला चीज़ हमने ये सीख लिया कि जब मेरे पास कंपाउंड गिवन होता है तो DU हम कैसे निकालते हैं, हमें उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्लियर साथ समझ में आती है? चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं। क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है कार्बन की, हाइड्रोजन की। सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। 4 + 1 5, 8 डिवाइड बाई 2 4, 5 - 4 कितना आएगा? 1। किसी ने कहा कि क्या C4H8 एल्काइन बना सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि एल्काइन के लिए DU कितनी होनी चाहिए? 2। किसी ने कहा C4H8 साइकिल बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। कैसे? इस 4 मेंबर को बना दो। क्या इसमें एक DU 4 कार्बन नहीं है? बिल्कुल है। मैं इसी चीज को 3 मेंबर में बना सकता हूं। क्या इसमें भी एक DU है और 4 कार्बन है? अब आपको मैंने क्या सिखाने का वादा किया था कि आपको हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना गिने बता सकते हो कि ये दोनों आइसोमर हैं। देखिए कैसे, 4 कार्बन 1 DU, 4 कार्बन 1 DU। कैसे? यहाँ भी 4 कार्बन है 1 DU है, यहाँ भी 4 कार्बन है 1 DU है। इसका मतलब पक्की बात है हाइड्रोजन सेम होंगे। इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, क्या ये आइसोमर है? तुरंत क्या चेक करो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। DU कितनी है? 1 2। कितनी DU है? 2 DU है बच्चों। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चों। DU कितनी है? 1 2 3। कितनी DU है? 3 DU है। इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है। अगर यहीं पर मैं एल्कीन हटा देता और अब आपसे पूछता ये दोनों आइसोमर है या नहीं, तो अभी DU कितनी आती? 2। अब मैं कह सकता था कि हाँ 4 कार्बन 2 DU, 4 कार्बन 2 DU। इसका मतलब हाइड्रोजन सेम होंगे, इसका मतलब ये आइसोमर होंगे। तो कितना इजी में मैं बता सकता हूँ कि बिना हाइड्रोजन गिने मैं बता दूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल करें अपन, देखिए एग्जाम्पल देखिए जरा, फिर अपन उसको निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है।
एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा बताओ ये किसका आइसोमर है किसका नहीं। तो क्या करना है, जिसकी DU और डिफरेंट कार्बन सेम होंगे वही उसकी क्या होगी, आइसोमर होगी। जैसे मैंने आपसे कहा ये है और मैंने आपसे कहा ये है, बताओ ये दोनों आइसोमर है या नहीं। सिंपल, हाइड्रोजन नहीं गिनना। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 DU है, दिख रहा है 2 DU। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितनी DU है, 2 DU है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आइसोमर होंगे। किसी ने कहा बताओ ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितनी DU है, 2 DU है। तो तुरंत देख के बता सकते हो ये भी इसका क्या है, आइसोमर है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, आइसोमर है। तो समझ में आया DU का कितना बड़ा यूज है। हमें हाइड्रोजन नहीं गिनना पड़ रहा, हम ये बता सकते हैं कि उसमें एल्कीन बनेगी या साइक्लिक बनेगी। तो इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। जल्दी से C4H8O में बताएं, कैलकुलेट करें। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्या होगा, 4 + 1 5, 8 डिवाइड बाई 2 4। इसका मतलब 5 - 4 = 1। यहाँ पर करें, यहाँ पर ध्यान दें H है और N भी है। H - N मतलब 9 - 1 मतलब 1। इसका मतलब 4 + 1 5 हो जाएगा और 8 डिवाइड बाई 2 कैसे, 9 - 1 क्या आएगा, 8, और 8 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 4। इसका मतलब यहाँ भी DU कितनी आएगी, 1। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये भी बन सकता था। यहाँ बताओ कितनी DU आएगी, C4H10O कितनी DU आएगी, 0 DU आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेरा एक क्वेश्चन और है बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन में बताओ, एक ऑक्सीजन है और एक DU है, एक ऑक्सीजन है और एक DU है। क्या मैं 4 कार्बन को यूज करते हुए ऑक्सीजन में वो DU लगा सकता हूं क्या? सोचो, बिल्कुल लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। इसका मतलब क्या ये कीटोन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। मेरा क्वेश्चन, क्या ये एल्डिहाइड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। मेरा क्वेश्चन, क्या ये कार्बोक्सिलिक बना सकता है? नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के लिए कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 2, और यहाँ कितने हैं, 1। तो इसलिए मैं ये भी बता सकता हूं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ये बन सकते हैं। मेरा क्वेश्चन एक और, मैंने कहा कि क्या ये साइक्लिक कीटो बना सकता है? साइक्लिक कीटो का मतलब क्या हुआ, किसी भी साइक्लिक में कीटो फॉर्म। बच्चों साइक्लिक में अगर कीटो फॉर्म बनाओगे तो DU कितनी आएगी, 2, और यहाँ DU कितनी है, 1। इसका मतलब ये नहीं बन सकता। समझ में आया, ये नहीं बन सकता। तो इसलिए हमने DU पढ़ाई की, इसलिए हमने DU को समझा। तो समझ में आ गई चीजें, तो चलो नोट कर लो फटाक से इसे। तो अपन ने ये समझा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बहुत बड़ा यूज है बच्चों, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे और उन क्वेश्चंस को आप समझेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, C4H6 है, मेरा क्वेश्चन है क्या ये कंपाउंड एल्काइन बना सकता है? एल्काइन बना सकता है या नहीं, बताएं बच्चों। तो एल्काइन बना सकता है या नहीं ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा DU। और DU कैसे निकालते हैं, C+1 -H + X - N डिवाइड बाई 2। DU निकालने का तरीका आपको सबको पता है, काउंट करके बताएं। कार्बन कितने हैं, 4 + 1 5, माइनस H कितने हैं, 6 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो गया, 5 - 3 = 2। बच्चों एल्काइन में जो DU होती है वो कितनी होती है, 2, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए हमें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। इसका मतलब जरूरी है, क्या यहाँ एल्काइन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मेरा क्वेश्चन एक और, क्या ये साइक्लिक एल्कीन बन सकता है? साइक्लिक एल्कीन, इसका मतलब साइक्लिक बना लो और अंदर एल्कीन बना लो, बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कार्बन कितने हैं, 4, और DU कितनी है, 2। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये भी बन सकता है। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये डाई कीटो फॉर्म बना सकता, सॉरी डाई एल्कीन बना सकता है? डाई एल्कीन का मतलब 2 एल्कीन। करके देखते हैं। मैंने 2 एल्कीन बनाई,
2 DU है, 4 कार्बन है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैंने कहा मोनो एल्कीन बन सकती है ओपन चेन में, ओपन चेन मोनो एल्कीन। तो आपका आंसर आएगा कि सर जब मैं एल्कीन बनाऊंगा तो यहां तो DU कितनी है बच्चों, यहां DU है 1 और DU आ कितनी रही है 2, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया आपको, खेल समझ में आया क्या खेल है। चलिए एक और क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था C4H8O2। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताओ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या पूछा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या से, C+1 -H+X डिवाइड बाई 2। सही बात है। C कितना है 4, 4 + 1 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब DU कितनी है 1। बच्चों 2 ऑक्सीजन है। मेरा क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक बना सकता है क्या। बच्चों कार्बोक्सिलिक कैसा होता है, COOH, 2 ऑक्सीजन यूज आ रहे हैं, 1 DU यूज आ रही है, और बाकी कार्बन को मैं क्या करूंगा, बाकी कार्बन को मैं ऐसे लगा दूंगा, उनमें कोई डबल बॉन्ड यूज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन, क्या एस्टर पॉसिबल है। एस्टर कैसा होता था बच्चों, एस्टर होता था RCOOR। बताओ यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, 1 DU है और कार्बन है। मेरे पास कार्बन बहुत सारे हैं, DU 1 है, मैं उसका यूज यहां करूंगा, इसका मतलब एस्टर भी बन सकता है। सही बात है। मेरा क्वेश्चन है कीटोन बन सकता है क्या। कीटोन बनाओगे तो बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन आपको अल्कोहल में यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ कीटोन के साथ कभी ना कभी कोई अल्कोहल बनेगा, या हो सकता है ईथर भी बन जाए, क्योंकि वहां कोई DU की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब अगर बताओ DU 1 है और 2 ऑक्सीजन है तो कार्बोक्सिलिक भी बन सकता है, एस्टर भी बन सकता है। तो चलिए बच्चों नोट करें, इसे नोट कर ले, आगे पढ़ते हैं क्या पढ़ना है अपने को आगे। तो समझ में आया आपको DU का फंडा क्या होता है, DU कैसे निकालते हैं। क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बढ़िया से क्लियर हो रहा है। तो चलिए अब हम मेन शुरू करने वाले हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म। अब हम समझेंगे पूरी तरीके से कि क्या क्या आइसोमेरिज्म में होता है। तो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, मर का मतलब क्या होता है यूनिट। इसका मतलब जो सेम यूनिट, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों। पहला पार्ट उसका आया स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा पार्ट बच्चों आ गया स्टीरियो आइसोमर। क्या मतलब है समझिए। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब ये हुआ, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ कि जिनके स्ट्रक्चर में चेंज हो, मतलब हो सकता है कोई चेन में हो सकता है कोई रिंग में हो, अभी हमने देखा था एग्जांपल। हो सकता है कोई बड़ी चेन हो, कोई छोटी चेन हो, वो भी हो सकता है। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो स्पेस की बात कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्टीरियो की जब हम बात करेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अंदर तक जाएंगे। बस आज इतना जानो कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये होता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, मतलब डिट्टो सेम हो, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो 3D स्ट्रक्चर है, उनके व्यू में, उनके ओरिएंटेशन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक हो सकता है प्लेन के ऊपर हो तो दूसरा प्लेन के नीचे होगा। क्लियर है? तो स्टीरियो आइसोमर्स हम उसे बोलते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं सारी किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर की। इसके कुछ पार्ट होते हैं बच्चों, उन पार्ट्स के नाम जानेंगे आज हम बहुत अच्छे से। पहला पार्ट आता है चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा आता है मेटामेरिज्म या मेटामर, चौथा आता है टॉटोमर, पांचवा आता है फंक्शनल आइसोमर। इन सब के बारे में अपन सब कुछ पढ़ेंगे, तो बहुत आराम से सारी चीज़ें पढ़ें। और अगला आता है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है? पहला आता है चेन आइसोमर, दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा आता है मेटामर, चौथा आता है टॉटोमर, पांचवा आता है फंक्शनल आइसोमर और छठा आता है रिंग चेन आइसोमर। ये नाम आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे, लेकिन आप 4-5 बार बोलोगे आपको याद हो जाएंगे। बहुत आपको पहले याद होगा, आपको बुक्स वगैरह में देखते होंगे आप, एक एग्ज़ाम होता था CPMT, ध्यान होगा आपको, यूपी में एग्ज़ाम होता था, ये मेडिकल एग्ज़ाम होता था, और उसमें जो फर्स्ट आता था, फर्स्ट का मतलब FR, उसका बड़ा नाम होता था। तो CPMT में फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब उसका बड़ा नाम हो रहा है, भाई बहुत अच्छा है। लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है C फॉर चेन आइसोमर, P फॉर पोजीशन आइसोमर, M फॉर मेटामर, T फॉर टॉटोमर, F फॉर फंक्शनल और R फॉर रिंग चेन। तो देखिए हमने कैसे इसको सारे नाम समझ में आ गए। कैसे? C फॉर चेन आइसोमर, P फॉर पोजीशन आइसोमर, M फॉर मेटामर, T फॉर टॉटोमर, F फॉर फंक्शनल आइसोमर और R फॉर रिंग चेन आइसोमर। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिफाइन किया। इसके अंदर के पार्ट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में 2 पार्ट आते हैं, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। पहला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। ये सब आप अभी नोट कर लो, आप धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में समझोगे। फिल्में चालू होंगी तब आप समझ पाओगे एक्चुअल में फिल्म क्या चल रही है, एक्चुअल में यहाँ होता क्या है। क्लियर? तो चलो जल्दी से नोट करो ये फटाक से टेबल, और फिर अपन सीखते हैं सबसे पहला नंबर चेन आइसोमर। तो चलो इसको नोट कर लो। CPMT में फर्स्ट का मतलब चेन, पोजीशन, मेटामर, टॉटोमर, फंक्शनल, रिंग चेन। तो चलो पहला पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमर से। तो अपन शुरू करने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में शायद अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर ही खत्म कर पाए। तो पहली बात है स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या मतलब हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर का? अभी बताया था मैंने आपको लैंग्वेज में कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है चेन आइसोमर। क्या आता है? चेन आइसोमर। मुझे बताओ, आपने IUPAC अच्छे से पढ़ा था? IUPAC में पेरेंट कार्बन चेन लेंथ हम देखते थे, पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ हम देखते थे, कितनी बड़ी चेन है। एक्चुअल में यहाँ आपको वही देखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कुछ 4 मेंबर्ड साइक्लिक चेन है। क्या 4 मेंबर्ड है? 1 2 3 4। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है? अगर इसी को मैं ऐसे बना दूं तो क्या अब चेन लेंथ हो गई 1 2 3। इसका मतलब क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है। लेकिन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ जो है वो कितने की है? 4। और यहाँ पेरेंट कार्बन चेन लेंथ कितने की है? कार्बन
चेन लेंथ कितने की है? 3 की। इसका मतलब अगर मुझे कोई बोले कि चेन आइसोमर क्या होता है, तो चेन आइसोमर वो होते हैं बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इसका मतलब वो आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद उनकी पेरेंट कार्बन चेन लेंथ में चेंज होना चाहिए। क्या बोला मैंने? पेरेंट कार्बन चेन में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर। तो लिख लो यहां पर, विच कंपाउंड्स दोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट इन पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंट इन पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, कॉल्ड चेन आइसोमर, कॉल्ड चेन आइसोमर। क्या क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है? चेन आइसोमर का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट उनके पेरेंट कार्बन चेन में क्या आना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोलूं, 5 मेंबर ये है और मैंने इसकी 4 मेंबर बना के मैथिल ग्रुप यहां लगा दिया। क्या ये भी C5H12 है और ये भी C5H12 है? आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गिनने की जरूरत थी नहीं वैसे। 1 2 3 4 5 कार्बन और 0 DU। 1 2 3 4 5 कार्बन और 0 DU। DU सेम है, कार्बन सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। सिंपल बात समझ में आई? डिफरेंट एटम सेम हो और DU सेम हो, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि गलतियां आप करोगे बच्चों यहां पर, इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चेन आइसोमर के। कैसे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैंने CHO ग्रुप यहां लगा दिया और मैंने आपसे कहा कि मैंने CHO ग्रुप यहां लगा दिया। पहली चीज बताओ कि ये आइसोमर है या नहीं? 1 2 3 कार्बन के साथ CHO ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन के साथ CHO ग्रुप है, इसका मतलब आइसोमर तो है। अब बात ये आती है कि क्या ये चेन आइसोमर है या कुछ और है? तो चेन आइसोमर का मतलब क्या समझा बच्चों हमने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बट उनकी पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ कहाँ पढ़ा था आपने? IUPAC में। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखो आप, वरना गलती करोगे। यहां आपको क्या करना है? पेरेंट कार्बन चेन लेंथ चेक करनी है। चेक करने का तरीका क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, नंबरिंग हमेशा कार्बोनिल ग्रुप से शुरू होगी। तो 1 2 3 4। अगर आप यहां पर नंबरिंग करना चाहोगे तो बताओ, यहां पर मैं नंबरिंग करके 1 2 3 बोल सकता हूं। तो मुझे बताओ, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ यहां कितने की है? 3। यहां कितने की है? 4। रिलेशन क्या होगा? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर को मैं CI भी लिख सकता हूं। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? चलो और एग्जाम्पल करते हैं। यहीं पर देखिए एग्जाम्पल को, अच्छे एग्जाम्पल है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी जगह पे CN लगा दिया। मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जब नंबरिंग करते हो ना, तब आप सिंपल ये ग्रुप देखते हो कि अरे यार ये तो चेन है ही नहीं, ये तो पोजीशन है, पोजीशन चेंज कर दी। अरे पोजीशन हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना, पहले आपको जो समझाया है आप उसी की प्रैक्टिस करो और मेन समझ में आना चाहिए कि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 4 कार्बन चेन लेंथ है और ये 1 2 3 है, 3 कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो, 3 कार्बन कंटेनिंग CN, 3 कार्बन कंटेनिंग CN। बताओ क्या बोलोगे? चेन आइसोमर। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 4 की है, यहाँ 3 की है। जैसे कार्बोक्सिलिक, इन्हीं सब में गलती होती है क्योंकि ये सब हमें समझ में आते हैं कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? हम इसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4। समझ में आया? तो बताओ ये क्या होंगे? चेन आइसोमर। तो आपको समझ में आया चेन आइसोमर क्या होता है? क्या चेन आइसोमर कभी गलती करोगे भाई? नहीं करोगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमर। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है समझिएगा बच्चों उसको। पोजीशन आइसोमर अपने आप में डिफाइंड हो रहा है, अपने आप में ये खुद को डिफाइन कर रहा है। क्या? ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला आपको? पोजीशन आइसोमर।
क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों, पोजीशन का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन इसका पूरी अगर डेफिनेशन आप ध्यान दें तो आपको पूरी डेफिनेशन सुननी होगी यहाँ पर कि विच कंपाउंड कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये मुझे लिखने की जरूरत थी? क्योंकि आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही होगा। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ये, ऑल्सो सेम पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ भी क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, गलती यही होती है। एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो बाद में बच जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट के ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। जैसे मैंने आपको बोला अभी, यहां मैंने CHO लगा दिया और अब मैंने क्या किया, यहां CHO लगा दिया। अरे भाई साहब, अगर आपने गलती से इसको पोजीशन आइसोमर बोल दिया ना, इसका मतलब वहीं आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला क्या सेम होना चाहिए? पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। क्या यहाँ पेरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम है? नहीं, ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3। तो बच्चों ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये क्या है? चेन आइसोमर है। क्या समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ कि कैसे अपन ने यहाँ पर इसको चेन आइसोमर बोला, कैसे अपन ने इसको पोजीशन बोला। चलिए एक और एग्जांपल करें। ये बताइए, सबसे पहला काम होगा पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब चेन आइसोमर तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या है? सेम है। अब जो ग्रुप लगा है वो 2 पे लगा है और यहाँ 3 पे लगा है। इसका मतलब ये क्या हुआ है? पोजीशन आइसोमर। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए एक और एग्जांपल करें। मान लीजिए मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, बताए दोनों क्या होंगे? क्या पेरेंट कार्बन चेन लेंथ की बात करें तो 1 2 3 4 5 है। क्या ये भी 1 2 3 4 5 है? तो मुझे बताएं, जब दोनों में पेरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम है तो पोजीशन ऑफ एल्कीन यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे है, इसको मैं बोल सकता हूँ पोजीशन आइसोमर। क्या क्लियर हो रहा है भाई? बढ़िया से क्लियर हो रहा है क्या? अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसको नोट करिए, पोजीशन आइसोमर को। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या होता है। क्या क्लियर समझ में आ गया? तो पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चेन क्या होगी? पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या होगी? सेम होगी। और लगे हुए डिफरेंट ग्रुप क्या होंगे? उनकी जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, यहाँ मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ मैंने NO2 लगा दिया। क्या पेरेंट कार्बन चेन लेंथ 5 की ये भी है, 5 की ये भी है, लेकिन ये 2 पे लगा है, ये 3 पे लगा है। क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमर। मान लो मेरे पास कोई Cl ये लगा है और कोई Cl ये लगा है। बताओ क्या दोनों की पोजीशन अलग अलग है? नहीं बच्चों, नंबरिंग करोगे तो यहीं से तो शुरू करोगे यार, सही बात है। और यहाँ पे भी यहीं से शुरू करोगे। इसका मतलब दोनों को मैंने बस घुमा के लिख दिया है, तो मैं इसको बोलूँगा सेम कंपाउंड। क्या बोलूँगा? सेम कंपाउंड। तो ध्यान रखो बच्चों कि कैसे कैसे वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है। क्लियर? चलो और करते हैं। ये कर दिया, ये कर दिया, बताओ क्या है? ये कर दिया और ये कर दिया। चलिए दोनों क्वेश्चन करें। क्या मुझे पता है यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम है और ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन ही है। यहाँ पर 2 पे कीटोन है, यहाँ पर 3 पे कीटोन है। दिस इज पोजीशन आइसोमर। यहाँ बताओ, सबसे पहली चीज क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। बात ही नहीं करनी, क्या बोलोगे? डिफरेंट कंपाउंड।
क्या बोलोगे? डिफरेंट कंपाउंड। तो आपको हर तरीके से बच्चों देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आइसोमर है या नहीं। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, इन्हें नोट कर लीजिए। इस तरीके से यहां पर कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं पोजीशन से रिलेटेड। पोजीशन आइसोमर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, यहां पर पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में भी आया हुआ है। जैसे ये है और ये है। सबसे पहले मुझे बताइए, इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों इपॉक्सी। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। इसे भी क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है आपको पता है? अगर नंबरिंग करनी है तो आप नंबरिंग मिनिमम को लेते हुए नंबरिंग आप कुछ इस तरीके से करना चाहोगे, इसकी नंबरिंग आप 1 2 3 करना चाहोगे। मुझे बताओ पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या है? सेम है। इसको बोलूंगा मैं 1 2 इपॉक्सी और इसको बोलूंगा मैं 1 3 इपॉक्सी। समझ में आया कैसे मैंने बात की? 1 2 इपॉक्सी, इसे बोलूंगा 1 3 इपॉक्सी। मुझे बताओ दोनों क्या हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। चलिए एक फटाक से क्वेश्चन करिए। CN यहां लगा है, CN यहां लगा है। जल्दी से मुझे बताएं कि यहां पर क्या ये पोजीशन आइसोमर है? बच्चों जब भी CN हो, कार्बोक्सिलिक हो, CHO हो, इन सब में आप हमेशा नंबरिंग करके जरूर देखें, नंबरिंग जरूर करें, ठीक है। नंबरिंग जरूर करें वरना गलती होगी। यहां बताओ नंबरिंग शुरू कहां से करोगे? इनसे या इससे? बिल्कुल सही, इससे करोगे और लंबी चेन को लेते हुए। कितने की चेन है? 5। इसको देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्या बच्चों ये भी 2 पे एथिल है, यहां भी 2 पे एथिल है, बाकी सब कुछ सेम है। तो बच्चों ये कंपाउंड कैसा हुआ? सेम कंपाउंड। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि यार यहां पर तो कोई चेंज है ही नहीं, बस इसको पलट के लिख दिया गया है। तो इस तरीके से भी बेवकूफ़ बना सकता है वो। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो क्लियर, समझ में आ गया? तो अपन ने पोजीशन आइसोमर पढ़ लिया अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे मेटामर, मेटामर के आगे टॉटोमर, और उसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आज जो अपन ने टॉपिक शुरू किया आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। तो ध्यान दें और पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहें, ऐसे ही समर्पण परिवार आपके लिए जुड़ा रहेगा। क्लियर है? तो चलिए ओवर करते हैं ये टॉपिक और इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।